बच्चे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात करते हैं। डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि जैसे हीटिंग, कूलिंग, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ये भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आता है। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत टाइप्स के होते हैं, बट एक्चुअली क्या है कि उसको मेजर टाइप से जो क्लासीफाई कराया जाता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होता है उसको मेजर टाइप से ऐसे क्लासीफाई किया जाता है जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, एक्चुअली क्या है, देखो जो नाम हम बता रहे हैं बट इसका यूज समझना ढंग से कैसे। नाम तो बच्चे कोई भी कहीं भी पढ़ लोगे आप, कहीं से भी। एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। थोड़ा सा अच्छे इसके बारे में बताते हैं, फिर हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं, आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्म मतलब टेम्परेचर, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी आउट कराए जाएं। एडियाबैटिक प्रोसेस वो जिसमें हीट एक्सचेंज ना किया जाए, कुछ भी ना हीट ली जाए ना हीट दी जाए, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हीट ले सकते ना हीट दे सकते। आइसोबारिक मतलब कि आइसो मतलब कांस्टेंट प्रेशर, बारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, वो प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट किया जाए। आइसोकोरिक प्रोसेस बताओ जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट कराए। नाम से तो बच्चे काफ़ी अजीब सा लगता है, कैसा होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। खैर ये एक्चुअल में कोई प्रोसेस नहीं होता है। अब ऐसा कैसे, देखो बच्चे मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। देखो आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक ये प्रोसेस नहीं होता है। एक्चुअली कॉम्बिनेशन से एक प्रोसेस बनता है। कॉम्बिनेशन कैसे, देखो इधर देखो, मान लो मैं खाना बना रहा हूँ ढक्कन ढक करके, ठीक है, ऐसे फ्लेम है और ये ढक्कन ढका हुआ है। तो सिस्टम, अगर ढक्कन ढका हुआ है तो वॉल्यूम क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई, क्योंकि इससे कुछ बाहर नहीं जा सकता, इसके अंदर भी नहीं आ सकता, क्लोज्ड है। क्लोज मतलब कि वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे खाना बना रहा हूँ तो एक्चुअली इसको हीटिंग कर रहा हूँ, और ये हीटिंग जो हो रही है वो कैसी हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, मतलब इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती क्योंकि फिक्स्ड है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग प्रोसेस, या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक हीटिंग प्रोसेस। आइसोकोरिक हीटिंग, समझे बच्चे। एक्चुअल में ये एक प्रोसेस होता है पूरा का पूरा आइसोकोरिक, क्योंकि आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसको हीट किया। अगर यही मैं ढक्कन हटा करके हीटिंग करता, जैसे मान लो मैंने ढक्कन हटाया और पानी को गर्म कर रहा हूँ, तो ये तो हीटिंग है। बट एक्चुअली क्या है कि ढक्कन हटाने के बाद इससे जो फ्लूइड है हमारा वो बाहर जा सकता है, अंदर जा सकता है, मूवमेंट, फ्लूइड मूवमेंट हो सकती है। अब अगर फ्लूइड मूवमेंट पॉसिबल है तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, देखो अच्छा ये जो प्रोसेस हुआ आमतौर पे इसको हम कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। अब आप कहोगे सर आइसोबारिक क्यों, देखो अच्छे जब आप ढक्कन ढकते हो तो यहाँ अंदर का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, जैसे कि प्रेशर कुकर में। एक बार मैं अभी कुछ दिन पहले पॉपकॉर्न बना रहा था, एक्ट 2 पॉपकॉर्न लेके गया। एक्ट 2 पॉपकॉर्न 10 रुपये वाला पाउच होता है। मैंने उस पॉपकॉर्न डाल दिए और ढक्कन ढक दिया, उसके ऊपर कुछ भारी नहीं रखा। इतनी अंदर स्टीम हो गई, प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि ढक्कन उड़ के गिर गया। तो एक्चुअली क्या है कि अगर आप ढक्कन ढक दोगे तो प्रेशर यहाँ हाई हो जाता है। आपको पता होगा ना, हाई प्रेशर कुकर का मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर बन जाता है। जबकि यहाँ क्या है, ओपन है, तो अगर प्रेशर बढ़ भी सकता है तो प्रेशर एक्चुअली गैस एक्सचेंज हो रही है तो प्रेशर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, प्रेशर बैलेंस रहेगा। क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा भी तो वो गैस आउटफ्लो कर जाएगी। ओपन है तो प्रेशर सेम रहेगा, समझ में आ रहा है। वरना चीज़ें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती हैं। कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये गैस थी, यहाँ का प्रेशर क्या था, हाई था, बाहर का प्रेशर लो था, तभी अंदर से पुश लगा, समझे बच्चे, और ढक्कन उड़ के गिर गया। बट अगर बाहर भी प्रेशर हाई होता और अंदर भी हाई होता, मतलब बराबर होता, तो ऐसा नहीं होता। तो ढक्कन हम रख देते हैं, क्यों ढक्कन पे हम पत्थर रख देते हैं, क्यों रखते हैं बता सकते हो, ताकि इसका फोर्स लगे, इसके फोर्स की वजह से भी ये इसका प्रेशर बैलेंस कर पाए, समझे बच्चे, पत्थर रख देते हैं। समझ में आया बच्चों। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो हीटिंग हुई ढक्कन खोल के, ये हुई
ओपन टू एयर है तो ये हुई आइसोबारिक हीटिंग प्रोसेस। अब देखो बच्चे ये एक प्रोसेस, ये पूरा एक प्रोसेस कहलाया है, आप ध्यान रखना। मतलब ये सिर्फ कोई आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं होता एक प्रोसेस। एक्चुअली क्या है, हमको पूरा कुछ करना है, हीटिंग करनी है हमको, या कूलिंग करनी है हमको, कंप्रेशन करना है हमको, एक्सपेंशन करना है हमको, कुछ ना कुछ कैरी आउट कराना है। और वो कैसे कैरी आउट कराया जा रहा है ये मायने रखते हैं। जैसे यहाँ पर हमको हीटिंग करनी है, यहाँ पे भी हीटिंग की हमने और यहाँ पे भी क्या की, हीटिंग। बट फर्क क्या था, दोनों ही हीटिंग में क्या फर्क था बताओ? एक में हमने आइसोकोरिक की और एक में हमने आइसोबारिक की। तो एक्चुअल में ये पूरा प्रोसेस कहलाता है आइसोबारिक हीटिंग, आइसोकोरिक हीटिंग। समझे बच्चे? एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है कंप्लीटली। वही अगर आप किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को कैरी आउट कराना चाहते हो, किस तरीके करा सकते हो? मतलब आइसोबारिकली करा सकते हो, आइसोकोरिकली करा सकते हो, आइसोथर्मली करा सकते हो, एडियाबैटिकली करा सकते हो। इन तरीके से हम किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को करा सकते हैं। मतलब समझे बच्चे? तो ये ऐसे हम लोग बताते हैं। तो कई बच्चों के दिमाग में डाउट होता है, तो यहाँ उनको क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ आइसोबारिक कैसे हुआ, आइसोकोरिक कैसे हुआ। अब देखो बच्चे, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हीटिंग का एग्जांपल है। क्योंकि ये हीटिंग का एग्जांपल बहुत कॉमन है, खाना बनाने में यूज़ होता है। ऐसा हीटिंग भी हो सकता है, ऐसा कूलिंग भी हो सकता है, ऐसा कंप्रेशन भी हो सकता है, ऐसा एक्सपेंशन भी हो सकता है। कभी कभी हम कंप्रेशन भी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग अपने टायर में हवा भरवाते हैं उसमें कंप्रेसर होता है, यूँ कंप्रेसर। जैसे मान लो अगर हम लोकल से किसी दुकान पे चले जाएं और उसके पास बड़ी मशीन ना हो कंप्रेसर, तो वो छोटा वाला कंप्रेसर होता है ना, वो वाला रहता है। तो वो भी जो प्रोसेस होता है वो भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। उसका नाम क्या होता है ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट वो भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। अब वो भी कैसा हो सकता है, वो भी मान लो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो सकता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो सकता है, डिपेंड करता है। जैसे मान लो हमने गैस को कंप्रेस किया, ऐसे यूँ गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। अगर मान लो गैस को कंप्रेस किया और कंप्रेस करते हुए टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो हम क्या नाम दे देंगे? आइसोथर्मल कंप्रेशन, या ऐसे कुछ नाम दे सकते हैं। तो कंप्रेशन वो भी एक तरीके का क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। ये अपने में क्या हुआ, बट एक्चुअली क्या है कि हम उस प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इस प्रोसेस को समझना ज़्यादा बेटर मानते हैं, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। हीटिंग कूलिंग ज़्यादा आसान लगता है। कंप्रेशन वम्प्रेशन आपको समझ में नहीं आएगा कैसे है, बट कंप्रेशन प्रोसेस भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर ही आता है। समझे बच्चे या नहीं समझे? देखो बच्चों, ये जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है थियोरेटिकली हम इसके बारे में समझते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हर चीज़ को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इन प्रोसेसेस को, इधर ध्यान दो बच्चे, फोकस करो। चश्मा नहीं पहना तो आगे आ जाओ, दिक्कत तो नहीं है क्या कुछ? उतार, कम कर दो, नीचे कर दो, पीछे बैठ जाओ, देख लो बच्चे, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। पर भी हम लोग इन प्रोसेसेस को मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होता है उसको PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये n क्या होता है? यार एक्चुअली n आपको बताएंगे अभी बच्चे, n क्या होता है इसके बारे में। n अभी फिलहाल n ही होता है, मैथमेटिकली मान के चलना, n कोई पावर होती है फिलहाल ये मान के चलना। तो देखो बच्चे, अब क्या बात होती है, देखो बच्चे, अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल में ये जो n होता है बंद हो जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। आइसोबारिक प्रोसेस में PV की पावर 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में PV की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। अब जैसे ही मैं सब लिखता हूँ, सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है ये चल क्या रहा है, कि ये क्या चीज़ है। देखो यार एक्चुअली क्या होता है, ध्यान सुनना, कोई भी आप प्रोसेस कैरी आउट करते हो, तो प्रोसेस जब भी आप करते हो तो मैंने आपको बताया है कि प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें चेंज होती है। PV, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह सब चेंज होता है। ऑब्वियसली बात है, आप हीटिंग कर रहे हो, कुछ हीट कर रहे हो, कोई सा भी टाइप का कोई प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया कि कोई सा भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, इससे हमें कैसे पता चलता है? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स चेंज होते हैं, मतलब प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, नंबर ऑफ मोल चेंज होते हैं। अब क्या है कि जैसे मान लो हम कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैरी आउट करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, अभी प्रेशर या वॉल्यूम में चेंजेस देखने को हमको मिल सकते हैं। कोई सा हो सकता है, एक ही पैरामीटर चेंज हो सकता है, सारे हो रहे हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब जब बट एक्चुअली क्या है कि ये इक्वेशन किस काम की है, ये PV इक्वेशन किस काम की है, क्यों? ये PV इक्वेशन हमें बताती है कि प्रेशर और वॉल्यूम में किस तरीके से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं किसी भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। जैसे मान लो बच्चे
किसी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक इक्वेशन होती है। ठीक है, अभी आई कैसे, देखो यार अभी आई कैसे, अभी पे मत जाओ, अभी बता रहे हैं कि इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, देखो कोई अगर हम प्रोसेस आइसोथर्मली कराएं, मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रख के कराएं, इसका क्या मतलब होता है, कोई एक प्रोसेस कराएं हम लोग जिसमें बाकी सारी चीज़ें तो चेंज हो पर टेम्परेचर चेंज ना हो। क्योंकि जैसे मान लो अच्छा आप कोई भी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस करते हो, इधर देखो अच्छी, कोई थर्मोडाइनमिक प्रोसेस करते हो तो थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स चेंज होते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वगैरह में से चेंजेस होते हैं, बट ऐसा आप प्रोसेस करा रहे हो कि बाकी सब तो हो या फिर और कुछ तो हो बट टेम्परेचर ना हो, तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल। तो अगर मान लो हमने कोई एक प्रोसेस कराया, जैसे मान लो एक कंप्रेशन प्रोसेस ही करवाया, कंप्रेस गैस को कंप्रेस किया। अब आप कहोगे सर कंप्रेशन किस काम का होता है, भाई हवा भरने की भी तो काम आता है कंप्रेशन, टायर में हवा भरने का काम नहीं आता है। मान लो हमने गैस को कंप्रेस किया, कंप्रेशन के बहुत सारे यूज़ हैं यार, गैस कंप्रेस्ड एयर के कई सारे यूज़ हैं। अब ये अरेंजमेंट क्या है बच्चे, इसे कहते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये हमारे इंजन्स में, ये हमारे बाइक के इंजन के अंदर ऐसे कुछ होता है, बट खैर आप इसको एक सिरिंज की तरह समझ सकते हो, सिरिंज इंजेक्शन की तरह समझ सकते हो, बट एक्चुअली इंजेक्शन नहीं होता, इंजेक्शन जैसा ही मान सकते हो फिलहाल, ठीक है, बट वैसा मत मानना कि इसमें खुला हुआ कुछ नहीं है, ठीक। उससे अलग है थोड़ा सा। मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, एक अरेंजमेंट है, इसमें हमने एयर भरी, अब हमने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस किया, बस लीकेज नहीं हो रहा, ध्यान रखना है, क्या नहीं हो रहा, लीकेज नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कि कोई एयर लीक कर जा रही कोने होने से। तो अब क्या हुआ, ये एयर थी, इसको हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया, ये कैसी एयर, कंप्रेस्ड एयर। और मान लो हमने ऐसे कंप्रेशन किया कि टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो आपने जब कंप्रेशन किया इस प्रोसेस में, तो क्या वॉल्यूम में चेंज आया इनिशियली और फाइनली में, आया सर। वॉल्यूम आपने क्या कर दिया, जब उसको कंप्रेस कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई। जैसे मान लो वॉल्यूम यहाँ V थी, तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो गई, V/2 होगी। मान लो लेटेस्ट टेक हमने हाफ वॉल्यूम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप कंप्रेशन करोगे वॉल्यूम कम हो रही है तो प्रेशर भी तो क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर इस प्रोसेस को हमने कैसे कराया है, आइसोथर्मली कराया है, कैसे कराया है, तो ये फॉर्मूला लागू रहेगा, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा इनिशियल और फाइनल वे में वो सेम रहेगा, जितना पहले प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा उतना बाद में होगा। जैसे मान लो लेटेस्ट एक अभी एग्जाम्पल है, हमारे पास ये गैस थी, इसका प्रेशर P था, वॉल्यूम V थी। अब कह रहे हैं अब जो नया प्रेशर होगा P', क्योंकि आपने कंप्रेशन किया तो अब ये यहाँ प्रेशर अगर चेंज हो रहा है जैसे मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते हैं, चलिए पुट कर देते हैं, पहले प्रेशर क्या था P, वॉल्यूम V थी, अब प्रेशर क्या है P' और वॉल्यूम कितनी है V/2, V से V कट गया 2P, तो प्रेशर इस तरीके से चेंज देखने को मिलेगा। तो ये मतलब PV इक्वेशन ये बताती है कि वॉल्यूम को ऐसे चेंज करे तो प्रेशर कैसे चेंज होगा, प्रेशर को ऐसे चेंज करे तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगी, इनके बीच का आपस का रिलेशन बताती है PV इक्वेशन। समझ आया बच्चों। तो अब भाई देखो प्रोसेस कैसे भी हो सकते हैं, हीटिंग कूलिंग ये वो जो भी है, एक्सपेंशन कंप्रेशन, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। अच्छा समझ में आया। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि भाई ऐसा हो सकता है। अब जैसे इसकी इक्वेशन ये हो गई, इसकी इक्वेशन ये हो गई, इसकी इक्वेशन ये हो गई, ये भी बताएंगे, इसकी इक्वेशन बताएंगे, बट इसे बताने से पहले इन तीनों को समझा देते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे जैसे ही मैंने ये इक्वेशन लिखी तो यहाँ पे लिखा है PV की पावर 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो बच्चे कोई बच्चा बताएगा एक्चुअल में इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, किसी की पावर जब 0 होती है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो एक्चुअल में ये होगा, जब 1 हो गया तो एक्चुअल में यही तो हो गया, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब वो आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहे हो उसके दौरान थ्रू आउट प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम भले ही कुछ भी हो। अब देखो कुछ प्रोसेसेस में, जैसे मान लो जैसे कई प्रोसेस में प्रेशर के साथ वॉल्यूम चेंज होती है। अब जैसे इस प्रोसेस में देखो, इधर देखो आपने क्या किया, मतलब वॉल्यूम चेंज की तो प्रेशर चेंज हुआ इस प्रोसेस में, क्योंकि गैस को कम स्पेस मिला। कई प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है कि प्रेशर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो रही है, वॉल्यूम के चेंज होने से प्रेशर चेंज हो रहा हो। अब जैसे मान लो हमने अभी एक फिगर बनाई थी, कैसी, हीटिंग वाले प्रोसेस की बनाई थी। देखो ये हीटिंग कर रहे थे हम, तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट था क्योंकि ओपन था,
तो यहाँ पर जब इसे हीट करेंगे गैस को, तो गैस क्या करने लग जाएगी, गैस को हीट करेंगे तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी मान लो। तो जब एक्सपेंड करेगी तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो एक्चुअल में क्या हुआ कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर और वॉल्यूम चेंज भी हो रही है, तो प्रेशर की वजह से वॉल्यूम पे कोई असर नहीं हुआ। देखो बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बच्चों के दिमाग में एक थॉट नहीं आता है। मान लेते हैं बच्चे एक कंटेनर है, उसमें एयर ही है, भाई एयर दिखती तो है नहीं, मान लो खाली पतीला गर्म कर रहे हैं, समझे बच्चे, खाली पतीला, खाली पतीला है, गर्म कर रहे हो, गर्म करते हैं गर्म करते हैं गर्म करते हैं, आपको क्या लगता है मैथ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या असर हो रहा होगा, अंदर अंदर एयर तो होगी ना। कई बच्चे कहेंगे सर दिख तो रहा ही नहीं, कुछ असर ही नहीं हो रहा, बट फिजिक्स के हिसाब से क्या असर हो रहा होगा, धुआं निकलेगा सर, जो हाँ धुआं निकलेगा, बिल्कुल सही नहीं, बट एक्चुअल बताना चाहिए एयर क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। देखो अच्छे जैसे मान लो खाली पतीला है, उसमें एयर भरी हमको दिख नहीं रही है, बट क्या होगा, गर्म करोगे तो गर्म एयर क्या होगी भाई, आप हमने आम तौर पे एक चीज़ पढ़ी, गर्म करने पे चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपेंड करती है। तो जैसे इसमें एयर थी वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, तो एयर इससे निकलने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो इसका वॉल्यूम जो एक्चुअली क्या है, जब एयर एक्सपेंड करेगी तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो क्या होने लग जाएगा, कम होगा, क्योंकि एयर क्या रही है, एक्सपेंड होकर बाहर जा रही है, इससे बाहर जा रही है। तो ऐसा है चेंजेस देखने को आपको फिर भी मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चे, जैसे मान लो यहाँ पर गैस एक्सपेंड कर रही है, तो आप ये कह सकते हो कि एक्सपेंड का मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब कोई चीज़ एक्सपेंड करती है तो उसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ रही है। खैर दिख नहीं रहा आंखों से, वो बात अलग है, बट वॉल्यूम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट आप यहाँ ये भी देखो कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, फिर भी वॉल्यूम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आपस में दोनों का कोई रिलेशन, वो तो देखो अच्छी अलग बात है, अभी हम इसका डिस्कशन ही नहीं कर रहे, बट आपस में दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। प्रेशर तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, ओपन कर रखा है आपने, ओपन टू एयर है, एक्सचेंज हो रहा है आराम से, तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और बाकी वॉल्यूम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब बच्चे कहेंगे सर वॉल्यूम कैसे चेंज हो रही है, अब देखो यार एक्चुअली क्या है कि हमारे आंखों से तो हमको एयर ही नहीं दिख रही है, बट जब वो एयर एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक तरीके से एक्सपेंड कर रही है। तो देखो बच्चे किसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में प्रेशर का साथ वॉल्यूम के साथ वेरिएशन होता है, जैसे यहाँ था, किसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन होता नहीं भी है। जैसे मान लो आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में भले ही कोई भी चेंज आ जाए बट प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उनका आपस में कोई डिपेंडेंस नहीं है। ये समझ में आ रहा है बच्चों। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। देखो बच्चे अब हम आते हैं लास्ट इक्वेशन पे। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन को देख के बच्चे कहेंगे कि सर ये बताइए, सब समझ में आ गया, बट लास्ट इक्वेशन कैसे शो कर रही है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैसे दिख रहा है लास्ट इक्वेशन से। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, ये इक्वेशन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की इक्वेशन है। मान लो ये पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो देखो बच्चे हम पूरी इक्वेशन में, जैसे मान लो हमारी कोई एक इक्वेशन है, ए बी इज इक्वल टू सी, पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ता है, नहीं कर सकते हैं ना, मतलब दोनों साइड पावर कुछ भी लगा सकते हैं, 3 लगानी है, 4 लगानी है, क्या लगाना है। तो अगर LHS में RHS में हम सेम चेंज कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम करते हैं, यहाँ PV की पावर ये कांस्टेंट है, ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ 1/∞ पावर लगा देते हैं दोनों साइड, भाई कोई फर्क नहीं पड़ना ना, मैथमेटिकली तो यही होता है बच्चे कि LHS में आप जो कर रहे हो RHS में सेम कर रहे हो, कोई फर्क देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको लिखें तो क्या आ जाएगा, P की पावर 1/∞, V इंफिनिटी 1/∞, कांस्टेंट 1/∞। तो किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, V की पावर 1। ये तो कांस्टेंट को तो कुछ भी कर लो, कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ इन्फिनिटी से डिवाइड भी कर दो 1 हो जाएगा, या जो भी है, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। कांस्टेंट में आप कांस्टेंट की पावर कोई भी कर दो, ठीक है, वो कांस्टेंट ही रहता है एक्चुअल में, ठीक है। और तो कोई फर्क देखने को नहीं, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर लो, क्या कोई खास आपको ऐसा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अच्छे वॉल्यूम कांस्टेंट आ गई, मतलब ये एक तरीके से आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। हम लोग अभी आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बताएंगे बच्चे, अब हम बताते हैं। खैर इसको लिखने की जरूरत कुछ नहीं है आप लोगों को कि कैसे आया, क्यों आया।
एडियाबेटिक प्रोसेस होता है पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से सारी कहानी स्टार्ट होती है। एक्चुअली में बच्चे हमने ना आपको जो पढ़ाया है उसमें एक चीज़ आपको मिस कराई है, जो कि इस बार हमको बतानी है। अब हम आपको बतानी है। देखो बच्चे, मैंने आप लोगों को कैलोरीमेट्री पढ़ने को दिया था। कैलोरीमेट्री में आप लोगों ने स्टडी की होगी। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, कैलोरीमेट्री की हम बात करें, मान लो कोई हमारे पास मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल है मान लो, उसका मास m है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है। अगर उसका टेम्परेचर डेल्टा टी हमने बढ़ा दिया तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसका फॉर्मूला होता है ms डेल्टा टी। अगर m मास की बॉडी को डेल्टा टी टेम्परेचर रेज करना है और उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है, तो उसको इतना हीट देना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, ये जो फॉर्मूला है ये सॉलिड्स के लिए वैलिड होता है, गैसेस के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो सर गैस अब कारण क्या है बच्चे, सॉलिड्स और गैस में फ़र्क क्या होता है बताते हैं। ऐसा क्यों? अब जैसे मान लो हम पानी की बात करें, देखो जो वाटर, पानी की जब बात करें तो लिक्विड स्टेट में उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब 1 कैलोरी, एक ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको 1 कैलोरी की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है बताओ, पता है आप लोगों को, किसी को? 4.12 जूल होती है, ठीक है, एक जूल में। खैर बट अभी हमें कन्वर्जन वगैरह तो इतना नहीं करना है, क्योंकि कन्वर्जन, कैलोरी का कन्वर्जन कम ही यूज़ में आता है हमारे, तो ठीक है। चलो अच्छा, फिर भी तो अगर मान लो ये है, अब जैसे पानी है, हमको बोला जाए कि वाटर है, वाटर है 10 ग्राम और 10 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस करना है, और वाटर का एस इतना होता है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? हम फॉर्मूला लगा देंगे डेल्टा क्यू ms डेल्टा टी। मास कितना है वाटर का? 10 ग्राम, एस कितना है 1, और डेल्टा टी कितना है 30। अब यहाँ पर एम के सिस्टम वगैरह यूज़ नहीं होता, अच्छा ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक्चुअली क्या हमारा बेसिक सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। एम के एस मतलब हाँ 20 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको एम के सिस्टम यूज़ नहीं करना है। जैसे मान लो मीटर किलोग्राम सेकंड, यहाँ मतलब आमतौर पे हीट की हम स्टडी करते हैं तो हम लोग CGS में भी कर लेते हैं, ऐसे में भी कर लेते हैं, ठीक है, कैलोरी वगैरह में भी कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पर ग्राम में दे रखा है, हम ग्राम में लेके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हमको MKS में ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर डिस्टेंस होता है वहाँ MKS ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट हीट वीट में हम CGS में भी चला लेते हैं। कन्वर्जन करना होता है तो बाद में कर भी लेते हैं, ऐसे बात नहीं है। कितनी हीट डिलीवर करनी पड़ेगी इसको? M मास 10 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट 1 है, टेम्परेचर चेंज 20 डिग्री सेल्सियस किया है, तो 200 कितना जूल कैलोरी की हीट देनी पड़ेगी। तो वाटर के लिए आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। बट वाटर की जगह यहीं कोई गैस होती तो उसके लिए ये फॉर्मूला ऐसे नहीं लगा सकते थे, उसके लिए कहानी चेंज हो जाती है। अब क्या चेंज हो जाती है बच्चे, सॉलिड्स में और गैसेस में ये जो फॉर्मूला है ये कैसे चेंज हो जाता है? देखो बच्चे, चेंजेस कैसे देखने को मिलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड्स आमतौर पे अपने मास से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सॉलिड या लिक्विड ही मान लो, जैसे लिक्विड मतलब गैस, जैसे लिक्विड हमने वाटर ले लिया तो लिक्विड अपने मास से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ये लिक्विड है, इसका इतना मास है, इतने लीटर का है। बट एक्चुअली क्या है, गैसेस जो होती हैं बच्चे, उनकी आइडेंटिफिकेशन उनके मास से काफ़ी कम होती है, उनके नंबर ऑफ मोल से ज़्यादा होती है, समझे बच्चे। जैसे यहाँ पर ये गैस है, इतने मोल्स हैं, साइंटिफिकली कह रहा हूँ। ऑल दो गैस भी जो होती है वो भी काफ़ी हद तक मास से आइडेंटिफाई कराई जा सकती है और वॉल्यूम से भी आइडेंटिफाई की जा सकती है। जैसे हमारा घर में जो गैस सिलेंडर आता है, गैस सिलेंडर होता है ना, वो उसकी मेजरमेंट किस में की जाती है बोलो? तो हम यूनिट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि गैस के लिए यही यूनिट यूज़ करना है। भाई गैस का भी तो मास होता है, तो गैस को भी आप चाहो तो ये फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हो। बट एक्चुअली क्या है, ज़्यादातर साइंटिफिकली गैस की जो आइडेंटिटी होती है उसकी नंबर ऑफ मोल से होती है, और सॉलिड्स की जो आइडेंटिटी होती है उसके मास से होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम लोग साइंटिफिकली गैस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करने की सोचते हैं तो इस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जो कि हो जाता है NC डेल्टा टी। अब आप कहोगे NC डेल्टा टी, देखो टेम्परेचर चेंज की जगह टेम्परेचर चेंज आ गया,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जगह मोलर हीट कैपेसिटी आ गया, मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब C क्या होता है यहाँ पर? C क्या होता है? किसी एक मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितना हीट देनी पड़ेगी उसे कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। इसमें फ़र्क क्या है? ये ग्राम के लिए होता है और ये एक मोल के लिए होता है। समझे बच्चे? जैसे लेटेस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल्दो मैं रैंडम सी वैल्यू लेता हूँ, इसको आप ट्रू मत मानना, मैं एक रैंडम सी कोई वैल्यू लेता हूँ। मान ले गैस है, उसका हमको C दे रखा है, उसके मोल्स दे रखे हैं, कितना टेम्परेचर चेंज करना है हम वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर ध्यान रखना बच्चे, हम आमतौर पे जैसे वाटर के लिए ये लगाते हैं, ये सॉलिड के लिए जैसे एल्युमिनियम हो गया या आयरन के लिए ये लगाते हैं, बट गैस के लिए हम ये फॉर्मूले की जगह क्या यूज़ करते हैं? ये। अब ये फॉर्मूला बच्चे सिर्फ पूरा ट्रू नहीं है एक्चुअल में, इसमें भी क्या होता है, कंडीशंस होती हैं। क्यों ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी कि ये कंडीशंस, ये वाला फॉर्मूला सफिशिएंट नहीं था गैस के लिए, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत थी। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, गैस हमारे पास जो होती है उसको किस तरीके से हीट किया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्या, इसमें क्या चीज़ है एक्चुअली क्या होता है? देखो बच्चे, सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड को हीट करने में क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है उसके अंदर? बहुत ज़्यादा नहीं होता, ना के बराबर होता है। लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता, बट गैसेस को जब हम हीट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन काफ़ी होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। अब गैसेस में क्या होता है, कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। जब गैस को हीटिंग करते हैं तो गैस की हीटिंग कई टाइप से कर सकते हैं, और अभी हमने 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीटिंग एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर हीटिंग। देखो, अगर आप गैस को हीट करते हो ढक्कन ढक के, तो ढक्कन ढक के हीट करते हो तो इसे कहेंगे आइसोकोरिक हीटिंग, ठीक है। और ढक्कन हटा कर आइसोबारिक हीटिंग। अब क्या है बच्चे, अब कहानी में ऐसा होता है कि दोनों ही हीटिंग अलग हो जाती हैं। अब कैसे? देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, अगर आप गैस लो ऐसे कंटेनर में और ऐसे में, अगर आपको दोनों केस में गैस का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, तो किसके अंदर आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी और किसके अंदर कम हीट देनी पड़ेगी? खाना बनाते हो, ढक्कन ढक के बनाने में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी या नीचे आइसोबारिक में देनी पड़ेगी सर, जैसा वाले में? नीचे वाले में आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर वो ओपन स्पेस है, जब आगे टेम्परेचर की उससे। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होगा, नीचे ज़्यादा हीट इसलिए देनी पड़ेगी कि कुछ आपकी गैस एक्सपेंड कर जाएगी और उस एक्सपेंशन में भी क्या चली जाएगी, हीट चली जाएगी। गैस आपकी हीट लेके क्या हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी, तो कुछ हीट हमारी वेस्ट हो सकती है इसके अंदर। समझे बच्चे? समझे? ऐसा कहते हैं ना, ढक्कन ढक के खाना बनाओ, एनर्जी लो, इसमें हमारी हीट लॉस नहीं हो रही है। तो क्या फॉर्मूला दोनों प्रोसेस के लिए सेम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? क्योंकि हीट, अब हम कहते हैं गैस को हमें हीट करना है, बताओ कितना हमको हीट देनी पड़ेगी, बताओ इतना टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो क्या यहाँ पर भी सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है? एक्चुअली बच्चे, यहाँ पर आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गैस को आप जिस प्रकार से हीट करोगे उसी तरीके का फॉर्मूला वहाँ पर लागू होगा। ऐसे तो बहुत टाइप से हीट कर सकते हो गैस को, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, पता नहीं किस किस तरीके से हीट कर सकते हो, अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। बट अगर हम आमतौर पे 2 प्रोसेस की बात करें, खासकर आइसोबारिक और आइसोकोरिक, तो उस केस में फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे बच्चे। अगर हम बात करें आइसोकोरिक में तो यहाँ CV लग जाएगा। अब ये CV क्या होगा, बाकी सब सेम है, यहाँ जो कॉफिशिएंट है, कॉन्स्टेंट है C, इसे कहा जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये अलग हो जाएगा। और अगर प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया जाए तो उसका जो कांस्टेंट होगा वो अलग हो जाएगा, NCP डेल्टा T, ये हो जाएगा एट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ आपको दोनों ही फॉर्मूले क्या देखने को मिलेंगे, चेंज देखने को मिलेंगे। वहाँ क्या फ़ायदा था, यहाँ क्या फ़र्क है? वहाँ
जैसे हम लगाते थे एम एस डेल्टा टी, तो एस क्या रहता था, सेम रहता था। बस ये होता था एस तब चेंज होता था जब स्टेट चेंज होती थी। जैसे आइस है तो अलग होगा एस, वाटर है तो अलग होगा, स्टीम है तो अलग होगा, मतलब बट वाटर में सेम ही रहता था। बट यहाँ प्रोसेस पे भी डिपेंड कर जाएगा, समझे। अगर आप एक ही गैस को ढक्कन ढक कर हीट कर रहे हो तो यहाँ पर जो सी होगा वो अलग होगा, ढक्कन हटा करके हीट कर रहे हो तो सी क्या होगा, अलग। क्योंकि ऐसे केस में, दोनों केस में सी इसलिए चेंज होगा कि अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। समझे बच्चे, नहीं समझे। अब यहाँ पर अगर हम हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास हीलियम गैस है, 5 मोल्स ऑफ हीलियम गैस, उसका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें बढ़ाना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ाना है और कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ाना है। दोनों में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ाना है तो हमारे लिए दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग होंगे। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ाना है तो NCV डेल्टा टी लगाएंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 5, CV फॉर हीलियम कितना है 12.5, कितना टेम्परेचर बढ़ाना है 20, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। करीब करीब कितना आएगा, अच्छे बताना। 12.5 कहाँ से आएगा बच्चे, ये तो ये देखना 20, हाँ अच्छा सॉरी, तो कितना आ रहा है बच्चे, ये कितना आ रहा है, हाँ यही आएगा बच्चे, ये देखो ना 100 ये हो जाएगा और 12.5, ठीक है। तो इतनी जूल हीट देनी पड़ेगी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, इधर देखो बच्चे, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल 5 है, NCP क्या है 20.8, कितना टेम्परेचर बढ़ा है 20 डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा 20, और डिफरेंस अगर आपसे पूछा कितना डिफरेंस है तो दोनों आप निकाल सकते हो। तो ये बच्चे इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है हम सॉल्व करते हैं गैस की सिचुएशन में। ध्यान समझ में आया। सॉलिड्स की सिचुएशन में ऐसा नहीं, NCP NCV नहीं होता है। सॉलिड की सिचुएशन में MS डेल्टा टी लग जाता है, गैस में हमें ये लगाने पड़ते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि बात ये आई कि मैं अच्छा खासा एडियाबेटिक प्रोसेस डिस्कस कर रहा था और मैं यहाँ से कहाँ से यहाँ क्यों आ गया, उसका कारण है बच्चे, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में ये जो गामा होता है, ये गामा CP और CV का रेशियो होता है। गामा इज रेशियो ऑफ CP बाय CV। CP बेसिकली मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो जी, हर गैस की अपनी CV और अपनी CP होती है, जैसे हमारे पास टेबल में दे रखा है, तो हर गैस की अपनी होती है, बट कुछ यूनिक बात होती है CP और CV की वैल्यूज़ में। इधर देखो बच्चे, क्या खास होता है CP और CV की वैल्यू में। नेचर में बच्चे हर गैस की अपनी CP और CV है, बट CP और CV का रेशियो जो होता है वो एक टाइप की गैस की, एक टाइप का जो गैस का होता है वो सेम होता है। एक टाइप का गैस मतलब क्या होता है, जैसे हम गैस की बात करें तो गैस की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो मोनो एटॉमिक गैस होती हैं, डायटोमिक गैस होती हैं, ट्राई एटॉमिक गैस होती हैं। मोनो मतलब कि वो गैस जिसमें एक ही एटम हो, जैसे हीलियम। डायटोमिक गैस जिसमें दो एटम्स हों एक मॉलिक्यूल में, जैसे ऑक्सीजन O2 होता है ना। और ट्राई एटॉमिक गैस जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, O3, ओजोन, 3 एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक हो। अब सब गैस का CP और CV अलग अलग होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अलग होगा, जैसे हीलियम का अलग हो गया। अब जैसे मान लो हम डायटोमिक की बात कर लेते हैं, डायटोमिक का जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे बच्चे हम अगर कोई डायटोमिक गैस ले लें तो जैसे हम यहाँ पे हमको दे रखा है H2 और N2, जैसे H2 N2 ये 2 डायटोमिक गैस, ठीक है। इनका CP CV अलग होगा, बट इनके CP और CV का रेशियो निकालोगे तो दोनों का रेशियो सेम आएगा। और ये अजीब चीज़ है क्योंकि नेचर में ऐसी चीज़ है, नेचर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम देख के भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि नेचर ने उस चीज़ को बनाया ही ऐसे है और हमको मालूम भी नहीं है कि कैसे वो बनी है। बस अगर आप जैसे मान लो हाइड्रोजन का CP और CV लो, अलग अलग मतलब कुछ वैल्यूज़ होंगी, इसकी भी कुछ वैल्यू होंगी, बट इसके CP और CV का रेशियो निकालो और इसके CP CV का रेशियो निकालो तो रेशियो आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन H2 का CP है, CP जो है वो है 28.8, CV जो है इसका वो है विथ सुटेबल यूनिट्स 20.4, इसका CP CV भी लिख देते हैं, इसका है CP 29.1 और ये CV है 20.8। ऑल दो CP CV की वैल्यूज डिफर है, बट रेशियो निकालोगे तो रेशियो
एक टाइप की गैस का सेम आएगा CpCv का, इसे कहते हैं गामा, इसे कहते हैं गामा। गामा एक अजीब सा कॉन्सेंट है जो Cp और Cv के रेशियो के बराबर होता है, बट एक टाइप की गैस में सेम होता है। जैसे सारी मोनो एटॉमिक गैस लोगे उनका Cp और बाय Cv का रेशियो सेम लगभग सेम मिलेगा। सारी डायटोमिक गैस का Cp और Cv का रेशियो लोगे तो आपको सेम मिलेगा। सारी ट्राइएटॉमिक गैस लोगे उनके Cp और Cv का रेशियो लगभग क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर ठीक है सेम होगा, बट उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं आखिर? चाहे अगर मोनो एटॉमिक गैस ले लें, डायटोमिक गैस ले लें, ट्राई ले लें, इनका Cp Cv की वैल्यू सेम होती है तो कितनी होती है? समझे बच्चे, आखिर इनकी वैल्यूज़ कितनी होती है? तो देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि जो मोनो एटॉमिक गैस होती हैं उनमें जो गामा होता है ये एक्चुअली नेचुरल कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है बच्चे? नेचुरल, मतलब नेचर ने खुद बनाया हुआ एक तरीके का कांस्टेंट है, यूनिक सी चीज़ है। तो ये करीब करीब गामा इसमें कह सकते हो 5/3 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 5/3। एनसीईआरटी में इसको ये कितना हुआ बच्चे, वैसे कितना हुआ आपके हिसाब से, कितनी वैल्यू आई 5/3? 1.6 ना। डायटोमिक में गामा की वैल्यू 7/5 होती है। ट्राई में अभी हम नहीं लिखवा रहे, खैर अभी तक हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखेंगे मोनो और डाय के देखेंगे, तो ये वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। मतलब क्यों मिलती हैं ये, इस बात में हम लोग भी ताज्जुब हैं कैसे होता है। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, मतलब यहाँ तक हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं सब। एक्चुअली क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है वो होता है PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब वो गामा यहाँ कैसे आया, वो गामा यहाँ ऐसे आया, ये गामा CpCv का रेशियो होता है और वो गामा ये होता है, गामा इज रेशियो ऑफ Cp/Cv। अब जैसे मैंने ये लिखवाया है तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर ये एक्चुअली फॉर्मूले आए कैसे। देखो यार ये फॉर्मूले आए डेरिवेशन से। कैसे आए? डेरिवेशन। अब वो मतलब बच्चे हमारे को करनी नहीं है, मतलब है नहीं हमारे को, है वैसे भी नहीं, पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। बस ये है कि हमको पता होना चाहिए किसी भी प्रोसेस में, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस वगैरह में कैसे प्रेशर के साथ वॉल्यूम चेंज हो रही है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम चेंज करोगे प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, किस तरीके के फर्क देखने को आपको मिलेंगे, किस प्रोसेस में किस टाइप के प्रेशर और वॉल्यूम के फर्क देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे सर प्रेशर और वॉल्यूम ही जरूरी है, बाकी चीज़ जरूरी नहीं है। बिल्कुल बच्चे, बाकी चीज़ें भी जरूरी हैं अपनी अपनी जगह पर, बट खैर अभी हम फिलहाल प्रेशर और वॉल्यूम की ही बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी पैरामीटर्स भी होते हैं। तो आज की क्लास में हम चालू कर रहे हैं PV ग्राफ ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। तो हमने अभी कई टाइप के प्रोसेस पढ़े, जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सारे हमने अलग अलग प्रोसेस पढ़े हैं। तो अब हम इनके PV ग्राफ पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि PV ग्राफ क्यों, बाकी कोई ग्राफ क्यों नहीं? क्या ग्राफ और भी प्लॉट होते हैं? कैसे कैसे ग्राफ, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट हो सकते हैं? देखो अच्छा, किसी भी प्रोसेस में आप अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, जैसे PV ग्राफ, VT ग्राफ एंड PT ग्राफ। ये ग्राफ किस किस का वेरिएशन बताता है? प्रेशर के साथ वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का, ये प्रेशर के साथ टेम्परेचर का। ये अलग अलग ग्राफ होते हैं बच्चे। इधर देखो, ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? ग्राफ होते हैं। तो हम जब बात करते हैं PV ग्राफ की, तो प्रेशर के साथ वॉल्यूम के वेरिएशन का जो ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं हम लोग? PV ग्राफ। PV ग्राफ। तो बच्चे हम PV ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस किस का? किस किस का? आइसो थर्मल प्रोसेस का, एडियाबैटिक का, आइसोबारिक का, तो सर नंबर ऑफ मोल का भी तो होगा फिर। रुक जाओ बच्चे, आइसोकोरिक का। हम अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बट हम PV ही देखेंगे क्योंकि हमारे करिकुलम में फिलहाल बेसिक, सबसे बेसिक ग्राफ PV ही होता है, प्रेशर वॉल्यूम का। तो आइसोथर्मल का PV ग्राफ कैसा होता है बच्चे? कोई भी ग्राफ जो ड्रॉ होता है उसकी इक्वेशन पे ड्रॉ होता है। आइसोथर्मल की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये नीचे आ जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बाय V हो जाएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम कैसे वेरी करने एक दूसरे से? इनवर्सली, मतलब इनवर्सली। और इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है बच्चे? हाइपरबोलिक। क्या होता है? हाइपरबोलिक। प्रेशर 1/V, इसे कहेंगे हाइपरबोलिक। ये किसका ग्राफ हो बच्चे? आइसोथर्मल प्रोसेस का। ठीक है, हम एडियाबैटिक का भी थोड़ी देर बाद में करेंगे बच्चे। इससे पहले हम लोग आइसोबारिक और आइसोकोरिक का कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट।
कैसा ग्राफ आएगा बच्चे? कोई बच्चा बताएगा आइसोबारिक का ग्राफ कैसा आएगा? यूनिफॉर्म आएगा सर इसका। अच्छा सर जैसे वॉल्यूम में लेंगे स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट प्रेशर। जैसे वॉल्यूम में लेंगे। ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होते हैं जिसमें वॉल्यूम क्या होती है? तो वॉल्यूम कांस्टेंट। नोट कर दो बच्चे। हाँ, फोन लेके आए आज बड़ा वाला? मैं तो फोन ही लेके आता हूँ। इधर देखो बच्चे, आइसोकोरिक का ग्राफ कैसा होगा? पी वी। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अब आते हैं एडियाबैटिक का ग्राफ। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होगा कि एडियाबैटिक का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि किस तरीके से आना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। तो एडियाबैटिक की इक्वेशन ये होती है बच्चे, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये नीचे आ जाएगा तो पी कॉन्स्टेंट वी बाय गामा, ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये भी एक तरीके से कैसा सा हो गया? हाइपरबोलिक सही हो गया। ये तीसरा जरूरी था सर इसलिए। ठीक है अच्छे, ये एडियाबैटिक का ग्राफ हो गया। अब देखो अच्छे, दिखने में तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों का ग्राफ सेम लग रहा है। क्या दोनों का ग्राफ सेम है? ऐसा नहीं है अच्छे, दोनों का ग्राफ सेम नहीं है। दोनों का ग्राफ थोड़ा सा आपस में कैसा है? डिफर है। डिफर है। कैसे डिफर है भाई? दिखने में तो सेम लग रहा है, अब क्वेश्चन नहीं आएगा, बच्चे कहेंगे सर दोनों सेम है। एक काम करो, हम आपको डिफरेंस बताते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। अब आपको डिफरेंस बताते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। मैंने अब आपसे कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ होगा और एडियाबैटिक का ग्राफ होगा, हमको कैसे पता चलेगा ये सेम है या डिफर है? देखो एक्चुअली क्या है कि जब हम कोई भी प्रोसेस को लिखते हैं, जैसे कि मान लो ये कोई प्रोसेस है, पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ग्राफ का स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है बच्चे? कोई भी आप लाइन ड्रॉ करते हो, उसका किसी पॉइंट पे कितनी लाइन खड़ी हुई है, उसको स्लोप कहते हैं। तो ये स्लोप कैसे आता है? देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास जैसे डी पी बाय डी वी, एक काम करो बच्चे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दो आप लोग। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी के भी रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बच्चे, क्योंकि मेरे को मैथमेटिक्स यूज़ नहीं करनी फिलहाल। आप लोग कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अभी दिक्कत आएगी। तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ जाती है बच्चे। बाकी मैंने करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि देखो बच्चे, जो आपकी मैथमेटिक्स परफेक्टली जब सीखोगे वो 12th क्लास में सीखोगे। अब हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते हैं फिलहाल। किसी भी ग्राफ का स्लोप ऐसा आता है, एन क्या होता है? जो पावर होती है। तो जैसे मान लो मैं कहूँ आपसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बच्चे पावर, इस वी की पावर कितनी होती है बताना? 1। तो स्लोप क्या हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस पी बाय वी हो जाएगा। ये किसके लिए होगा? आइसोथर्मल। एडियाबैटिक के लिए क्या होगा स्लोप बताना? वी, ऐसे आएगा। तो अब ये बताना बच्चे, आप लोग ये बताना किसका स्लोप ज़्यादा आ रहा है। गामा की वैल्यू मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाई थी। गामा की वैल्यू क्या होती है बच्चे? गामा फॉर 5/3 किसके लिए होती है? मोनो। और डायटोमिक के लिए क्या होती है? ठीक है बच्चे, गामा की वैल्यू जो डाया के लिए होती है वो 7/5 होती है। तो देखो बच्चे, अब एक इसमें और ख़ास बात है कि ये स्लोप होते हैं इनके। अब ये बताना बच्चे, क्या ये दोनों वैल्यू 1 से बड़ी है? ये तो नो सर, एक नीचे वाली ऊपर वाली सर, दोनों नहीं है, बस बड़ी। ऐसी बात कर बच्चे, दोनों नहीं है। 5/3 कितना होता है? दोनों ही बड़ी है। हाँ शाबाश, देखो नैतिक ने भी बता दिया, आप लोग नहीं बता पा रहे हो। वो इतनी दूर से बैठ के बता पा रहा है। देखो बच्चे, आप लोग बगल में नहीं बता रहे हो। देखो बच्चे, एक्चुअली दोनों वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब गामा 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो एडियाबैटिक का स्लोप क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अगर हम एक ही ग्राफ पे आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस को ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे एग्जामिनेशन में हमें आ रहा है कि हम एक प्रोसेस दिखा रहे हैं ऐसा,
अच्छा बच्चे बता सकते हैं ये प्रोसेस कैसा होगा? इसमें क्या हो रहा है बताना, क्या क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है? यहाँ से यहाँ एक प्रोसेस जा रहा है, सर ऐसे में जा रहा है। प्रेशर कम सर, हो रहा है। कम हो रहा है। इस देखो बच्चे कुछ हद तक एक्सपेंशन का प्रोसेस है। एक्सपेंशन ऐसे कुछ प्रोसेस जो दिखने में कैसा लग रहा है एक्सपेंशन का। अब आप कहोगे सर कैसे? देखो बच्चे जब कोई गैस एक्सपेंड होती है, जैसे मान लो एक हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास पिस्टन सिलेंडर, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो हम आमतौर पे दो चीज़ कर सकते हैं, अगर इधर पुश करें गैस को तो गैस क्या हो जाएगी? कंप्रेस। और अगर ये ऊपर की तरफ मूव करे तो क्या हो रही है? गैस क्या हो रही है? एक्सपेंड। पता है ना, अगर गैस अंदर से एक्सपेंड हो तो ऐसा होगा। तो कंप्रेशन होगा तो क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो हम कंप्रेस करें, इसको प्रेस करें, तो कंप्रेस करने में क्या होता है वरना कंप्रेस के प्रोसेस में क्या होता है बता सकते हो? प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज होती है भाई, प्रेशर। और अगर एक्सपेंशन उल्टा हो, मतलब ये बाहर खुले, तो सर वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम होता है। एक्सपेंशन के केस में क्या होगा? प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चे बताना? प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम। तो एक तरीके का कैसा प्रोसेस हुआ? एक्सपेंशन। गैस एक्सपेंड कर रही है अंदर, समझे बच्चे? तो इसमें गैस एक्सपेंशन हो रही है। अब मान लो दो मैंने प्रोसेस ड्रॉ किए हैं, ए और बी, दो एक्सपेंशन प्रोसेस है ए और बी। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक का है और कौन सा आइसोथर्मल का है। कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक का होगा, कौन सा आइसोथर्मल का होगा इसमें से? सर बी सर एडियाबैटिक। गैस कोई सी भी हो। अब कई बच्चे ये भी पूछेंगे सर एडियाबैटिक में तो गैस की भी जरूरत होती है, कोई सी भी ले लो, मोनो ले लो, डाया ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कौन सा केस है इसमें से? सर बी वाला सर एडियाबैटिक होगा। कोई और बच्चा? हाँ सर, ए वाला। तो क्या मत मारो बच्चे, ढंग से बताओ। मैं ढंग से बता रहे हैं और बस क्या? समझ में सर रुक के मारना है, सर, रुक कर और करना बॉल पड़ता है। बस देखो बच्चे ये जो ग्राफ है हमने एडियाबैटिक का बताया, इसमें गामा 1 से बड़ा होता है तो स्लोप ज़्यादा होता है। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल से ठीक है। ज़्यादा होता है। अब देखो बच्चे जैसे दोनों ग्राफ है, इसमें से किसका स्लोप ज़्यादा है? कौन सी लाइन ज़्यादा खड़ी हुई है? बी। ए या स्लोप किसका ज़्यादा है? अब देखो ये ज़्यादा, ये तो इसमें स्लोप कम है, इसमें स्लोप, जैसे मान लो आपको चढ़ाई करनी है तो किसमें मुश्किल आएगी? सर ए में। तो स्लोप किसका ज़्यादा है? ए का। तो ए वाला क्या होगा? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। और बी वाला क्या होगा? आइसोथर्मल। ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह में क्वेश्चन आते हैं कि मान लो हमारे पास दो प्रोसेस हैं दिखा रखे हैं ए और बी, बताओ ए कौन सा प्रोसेस होगा और बी कौन सा होगा। तो आपके सामने ऑप्शन रख देंगे, ए एडियाबैटिक होगा, बी आइसोथर्मल होगा, जो भी है इस तरीके से। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चे हमने ये ड्रॉ किया तो हमको समझ में आ गया। अब एक्चुअली क्या है कि मैं आपसे इसमें एक और क्वेश्चन बना सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। देखो बच्चे मान लो हमारे पास दो एडियाबैटिक प्रोसेस है, दो एडियाबैटिक प्रोसेस है, दोनों ही एडियाबैटिक प्रोसेस है, दोनों का ग्राफ दिखा रहा हूँ। कौन सा मोनो एटॉमिक गैस के लिए और कौन सा डायटोमिक गैस का है ये बताना है आपको। एक्स और वाई ये दोनों ही एडियाबैटिक प्रोसेस है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कौन सा मोनो एटॉमिक का होगा, कौन सा वाई होगा मोनो और सर एक्स होगा डाई। बताओ बच्चे क्यों? सर क्योंकि सर वाई में मतलब सर चढ़ाई करने में सर वो होगी मुश्किल। अरे बच्चे चढ़ाई करनी ऐसा नहीं होता। इधर देखो बच्चे, इधर देखो, देखो बच्चे अगर हम देखें तो गामा की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? मोनो। इसकी ज्यादा होती है। जिसका गामा ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा। तो स्लोप किसका ज्यादा है इसमें से? वाई का। तो वाई क्या हुआ? मोनो। और एक्स क्या हुई? डायटोमिक। तो ये सब चीजें बच्चे बेसिक है, हमको ये आइडिया होना चाहिए इन चीजों के बारे में, ग्राफ के बारे में। अब हमारे पास मान लेते हैं जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस में ही हमने दिखा रखा है, दोनों ही एडियाबैटिक प्रोसेस है, एक डायटोमिक गैस के लिए और एक क्या है? मोनो। तो इनके भी ग्राफ सेम नहीं होंगे, इनके भी ग्राफ क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है गामा पे डिपेंड करता है, और दोनों मोनो डायटोमिक गैस का जो गामा होता है वो क्या होता है? अलग होता है। तो जैसे मोनो एटॉमिक गैस का गामा ज़्यादा होगा तो उसका स्लोप क्या होगा? ज़्यादा होगा। और डायटोमिक गैस का जो गामा होगा कम होगा तो उसका स्लोप मोनो के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा। समझे या नहीं समझे बच्चे? सर किसी केस में सर इक्वल नहीं हो सकते सर।